गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये प्रॉब्लम कब आती है? चलो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ ना, आप देखना। अभी दिख रहा है? यस सर। ठीक है, देखो मैं दोबारा से लिख देता हूं। देखो, ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध किससे नहीं था? खेती से। ऐसे समझ लो आप तो इसको। ऐसे व्यक्ति जिनका सीधा संबंध किससे नहीं था? खेती से नहीं था। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध किससे नहीं था? खेती से नहीं था। ये केवल मालिकाना हक रखते थे। क्या रखते थे? केवल मालिकाना हक रखते थे, यानी कि इनके पास केवल ऑनरशिप थी, है ना, मालिक के रूप में ये रहते थे। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसमें काम कौन कर रहा है? किसान। काम कौन कर रहा है? किसान। और इसमें से जो लाभ है वो किसको हो रहा है? जमींदार को। किसको हो रहा है? जमींदार को। ये बात समझ में आई? जमींदार कुछ नहीं करता है, जमींदार यहां पर कुछ नहीं करता है, और ये क्या करता है? खेती। तो वास्तव में मालिक कौन होना चाहिए था? किसान। मालिक है कौन? जमींदार। इतनी बात समझ में आई क्या? निकिता आ रही है बेटा समझ में? यस सर। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? भूमि सुधार। भूमि सुधार में भी क्या? जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी प्रथा, दोनों पूछा जा सकता है। भूमि सुधार पूछेगा तो पूरा, जमींदारी प्रथा क्या थी वो समझ लो। ऐसी व्यवस्था, किसान जो खेती करने वाले को हम क्या कहते हैं? किसान। ऐसी व्यवस्था जिसमें काम तो कौन करे? किसान, और उसका लाभ किसको मिले? जमींदार को मिले। कौन सी व्यवस्था कहलाती थी? जमींदारी प्रथा कहलाती थी, जागीरदारी प्रथा कहलाती थी। आपने चकोरिया नाटक देखा होगा ना, कलर्स पर आता था, इसी पर आधारित था कि गरीब किसानों का सारा अनाज कौन ले लेता था? जमींदार, और इनके साथ शोषण होता था। एक उदाहरण आप और देख लो। जैसे मान लो पहले के जमाने में कौन होते थे? राजा। राजा क्या लेता था? टैक्स। सीधे किससे लेता था? किसान से। ये प्रारंभिक व्यवस्था थी। शुरुआत कहां से हुई? राजा क्या लेता था? टैक्स। डायरेक्ट किससे लेता था? किसान से। फिर व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ। जिनके पास हिस्ट्री है वो तो जानते हैं, क्रम बदला, समय बदला, तो राज की व्यवस्था भी बदली। फिर ऊपर ही ऊपर तो कौन आ गया? राजा आ गया। राजा के बाद राजा भी क्या हो गया? आलसी हो गया। और आप जानते हो राजा हर जगह जाएगा भी नहीं, इसीलिए राजा का प्रतिनिधि के रूप में कौन आ गया? जमींदार आ गया, जागीरदार आ गया। और ये जागीरदार किससे पैसा लेने लग गए? किसान से लेने लग गए। अब देखो ये बात समझना बेटा, पहले कौन थे? राजा। राजा किससे लेते थे टैक्स? किसान से लेते थे। तो जैसे मान लो किसान को टैक्स देना है 5 रुपए, तो सिर्फ कितना देर किसको जाएगा? सीधा 5 रुपए राजा को चला गया, किसान को भी कम में सलट गया मामला। फिर दूसरी व्यवस्था देखो, ये जब जमींदार या जागीरदार आए, इनको जागीरदार भी बोलते हैं, जागीरदार, है ना। इसमें क्या हुआ? राजा अपना जो टैक्स है वो किसके लिए ले रहा? किसके माध्यम से लेने लग गया? जागीरदार और जमींदार के तहत लेने लग गया। किससे लेने लग गया? किसान से। तो किसान के पास टैक्स कितना जाता था? 5 रुपए जाता था उसकी जेब से, 2 रुपए ये जोड़ने लग गया अपना। तो अब किसान पर बोझ पड़ गया एक तो, कि 2 रुपए एक्स्ट्रा फोकट में देने पड़ने लग गए। दूसरा यहाँ क्या हुआ कि इनके लोगों के नाम जमीन थी। जैसे ही राजा परिवर्तन हुआ,
राजा से ये लोग जमीन नाम करवा लेते थे, यानी कि मालिकाना हक किसका था? इनका मालिकाना हक। ठीक है, तो मालिक कौन थे? जमींदार। अर्जुन से नहीं। अरे भाई आपको कितनी बार समझा दिया है कि ये क्लास रिकॉर्ड होके ईआरपी पे जाएंगी और ये लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड रहेंगी। आपका सबसे पहला काम है माइक को बंद करना, और ये आपकी आवाजें भी इसमें डिस्टर्ब होती रहती है। कोई भी अगर नया बंदा कनेक्ट होता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? माइक बंद करेंगे, है ना। देखो बेटा, इसमें मालिक कौन है? जमींदार, जागीरदार। और वो लूट किसको रहा है? किसानों को लूट रहा है। इसीलिए इस व्यवस्था को हटाया गया कि इनका कोई काम नहीं है। राजा की जगह तो कौन आ गई? भारत सरकार। और किसान की जगह किसान रह ही गए। तो भूमि सुधार में पहला काम क्या किया गया कि निश्चित भूमि के नियम लाए गए। क्या किया गया? निश्चित भूमि का नियम, जिनके पास ज्यादा थी, है ना। अभी पढ़ेंगे क्या था ये, देखो। अब खत्म किसको किया जा रहा है? जमींदारों को, इनको हटा दिया गया। तो बचे कौन? फिर दो। एक तरफ राजा तो कौन बन गई? भारत सरकार। और किसान अपने रह ही गए। पहला सुधार तो ये किया गया। बताओ किसके समझ में नहीं आया? यहां तक कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। इस पहले सवाल में कोई अंतर दिक्कत आ रही है तो बताओ। तो सवाल लिखो, जमींदारी या जागीरदारी प्रथा क्या है? जमींदारी या जागीरदारी प्रथा क्या है? ठीक है, अब भूमि सुधार आप हेडिंग बना लो और सवाल लिख लो, आंसर मैं लिखा देता हूं। लिखो, भूमि सुधार पर टिप्पणी लिखें। भूमि सुधार पर टिप्पणी लिखें। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, बहुत काम का सवाल है। इसमें पहला लिखो बिंदु, जमींदारी या जागीरदारी। जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन या खात्मा। एक बात ये समझ में आ गई, ये पूरी डिटेल। दूसरा, बड़े लोग या जागीरदार जिनका कि किसान या खेती से, जिनका खेती से सीधा संबंध नहीं था। बड़े लोग या जागीरदार जिनका खेती से सीधा संबंध नहीं था, उनसे जमीनें ली गई। ठीक है, ये भी याद रखना है। ऐसे लोग जो बड़े बड़े किसान थे, परंतु उनके पास खेती का कोई समय नहीं था, खेती का काम वो नहीं करते थे, केवल वो कर वसूलने का काम करते थे। आजाद भारत में सबसे पहला काम ये किया गया कि इन जागीरदारों से, इन जो खेती करने वाले लोग नहीं है, इनसे क्या ले ली? खेती की जमीन ले ली। और इन लेने के बाद किसको दे दी गई? उन किसानों को दी गई, उन किसानों को दे दी गई जो खेती करते थे। ठीक है, इसके लिए शब्द काम आया है, आप अंडरलाइन कर लेना, भूमि पैमाइश। ठीक है, फिर से देखना, दूसरी शर्त क्या रखी गई
कि ऐसे लोग जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो नाम मात्र के क्या बने हुए हैं, मालिक बने बैठे हैं, ऐसे लोगों से जमीन ले ली गई और किनको दी गई, जो जो किसान थे उनके नाम रह गई ऐसे कैसी, जो जिस जमीन पर खेती करता था वो जमीन उसी की हो गई। और ये भूमि सुधार कब अपनाया गया ये भी अभी अपन देखते हैं। छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े खेत भी बनाए गए। आप जानते हो उत्पादन को अगर बढ़ाना है तो बड़े फार्म आपको बनाने पड़ेंगे जिससे उत्पादन बढ़े, लागत क्या है, कम। अगर बीच में दीवार होगी, पगडंडियां होंगी तो उससे लागत क्या होती है, कम होती है, उर्वरकता भी घटती है। इसीलिए छोटे छोटे खेतों को जोड़कर क्या बनाए गए, एक सामान्य बड़े खेत बनाए गए। इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसका एक नुकसान भी हुआ है ना, ये नोट लगा के लिख लेना। चालाक जागीरदारों ने भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून का फायदा या तोड़ निकाल लिया, तोड़ निकाल लिया तथा अपने रिश्तेदारों, नौकरों व अन्य व्यक्तियों के नाम जमीन करा ली। इससे ये जमीन पुनः उनके ही पास रह गई, पुनः इन्हीं के पास रह गई। देखो अब ये बात और समझना है ना, ये भूमि सुधार यहाँ पर कंप्लीट। देखो छोटे छोटे खेतों से क्या बनाए, बड़े खेत। चालाक जागीरदार थे जिन्होंने बहुत इंटेलिजेंस दिखाई, उन्होंने दिमाग लगा लिया। और दिमाग क्या लगाया कि यदि हम क्या दे देते हैं, जमीन दे देते हैं तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए क्या किया इन्होंने, इस भूमि सुधार कानून का फायदा उठाया। इन्होंने कहा कि एक आदमी के नाम जमीन ज्यादा नहीं हो सकती। भूमि सुधार ये कह रहा था, जैसे अभी मोदी जी भी लाने वाले हैं कि ऐसा कोई है ना, आप मेरी बात याद रखना, जल्दी आने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है हो सकता है कभी भी लागू हो जाए। जैसे टैक्स का एक ही अकाउंट होता है, टैक्स के लिए भारत में क्या होता है, एक ही अकाउंट होता है। आप जिसको पैन नंबर कहते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना, पैन कार्ड कहते हैं ना, परमानेंट अकाउंट नंबर। ऐसे ही आधार, आपको अकाउंट खुलाने के लिए आधार चाहिए, और आधार भी क्या है, एक। आधार नंबर एक होगा, आपके पास 10 आधार हो सकते हैं अलग अलग एड्रेस के, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधार नंबर एक ही बार जारी होता है, दूसरा होता ही नहीं। ऐसे ही एक डीमेट अकाउंट ये खोलना चाह रहे हैं, है ना। उस अकाउंट से क्या होगा कि जिसका वो अकाउंट खुला होगा वही भूमि को बेच पाएगा और वही व्यक्ति खरीद पाएगा। जितने किसी व्यक्ति के नाम उस अकाउंट में रिकॉर्ड चढ़े होंगे, है ना, भूमि का एक अकाउंट खोलेंगे जिसको डीमेट नाम दे रहे हैं, ये डीमेट, है ना, उसमें जितना रिकॉर्ड चढ़ा होगा, जैसे किसी के पास 20 बीघा जमीन है तो उस डीमेट अकाउंट में यदि रिकॉर्ड है सरकार के पास तो ही वो उसकी जमीन मान्य होगी, नहीं तो नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी जो डीमेट में नहीं है वो अवैध घोषित कर दी जाएंगी। इसका मतलब सब लोग क्या करेंगे, जैसे अपने
ये थी ना नोटबंदी, उस तरह सब नोट अकाउंट में डाल दिए थे, सब ऐसा हुआ था। वैसा ही होगा कि हर प्रॉपर्टी सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएगी और सरकार को पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति के पास कितना प्रॉपर्टी है। तो ये बड़ा अच्छा हो सकता है, जल्दी लागू हो जाए ये योजना। यहाँ भी यही किया था सरकार ने, है ना। सरकार ने क्या किया कि जो छोटे किसान हैं उनके नाम जमीन होनी चाहिए और जो बड़े किसान हैं उनसे जमीन लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो जागीरदार हैं, जो किसानी का काम नहीं करते, उनसे जमीन लेना जरूरी है। तो ये जागीरदारों ने शॉर्टकट क्या निकाला कि भाई एक आदमी के नाम जमीन ज्यादा नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, एक से ज्यादा के तो हो सकती है, अन्य के तो हो सकती है। तो इन्होंने जमीन नाम किसके करवा दी? रिश्तेदारों के, नौकरों के, अन्य व्यक्तियों के। तो जमीन वापस किसके पास रह गई? जागीरदारों के पास ही रह गई। तो इस कानून का इतना फायदा हुआ नहीं। आप देखते होंगे गांव में आज भी राजपूतों के पास, जाटों के पास, अहीर, है ना, बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनके पास, जातियां हैं जिनके पास अथाह जमीनें पड़ी हुई हैं आज। वो सब क्या थे? जागीरदार थे, है ना। और इसी वजह से उनके पास जमीनें क्या रह गई? ज्यादा रह गई। कुछ लोगों के पास जमीनें बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसान थे और इन जागीरदारों की जो प्लानिंग थी वो किसानों को अब उनके मालिकाना हक तक पहुंचने से क्या करने लग गई? रोकने लग गई। सरकार ने तो काम किया था कि प्रत्येक किसान को क्या मिले? जमीन मिले। लेकिन इन जागीरदारों ने इसका क्या निकाल लिया? शॉर्टकट निकाल लिया। यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई तो बताओ। सर ये टॉपिक वापस समझाना, नोट्स वाला। क्या? ये टॉपिक वापस समझाओ, ये चालाक जागीरदार वाला। आवाज प्रॉपर आ नहीं रही आपकी, अब बोलो। सर ये टॉपिक वापस समझाना, हाँ हाँ, वापस समझाओ एक बार। देखो एक बात आप ये ध्यान रखना, पूरा टॉपिक समझाने का मतलब होता है 20 मिनट वापस करना, है ना, जितना हुआ उतना का उतना ही। सर पूरा टॉपिक नहीं, सर पूरा बता रहा हूँ टॉपिक मैं, नहीं, वो रिपीट नीचे नीचे वाला। कर रहा हूँ। आप जैसे मान लो पूरे टॉपिक में से कुछ चीजें पूछेंगे तो ज्यादा बेटर स्थिति होगी। पूरा टॉपिक करने का मतलब मैंने 20 मिनट पढ़ाया और 20 मिनट ही वापस रिवाइज करना संभव नहीं होता, है ना। देखो मैं शुरू से बताता हूँ। भूमि सुधार एक कानून बना, भूमि सुधार एक व्यवस्था बनी, एक अनुसूची जुड़ी, है ना, जो अपन पढ़ेंगे अभी आगे। इसमें क्या था? जमींदारी और जागीरदारी दो दो लोग थे जिनका काम एक ही था, एक ही चीज है। ऐसे लोग जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे लोगों ने क्या किया कि किसानों का शोषण किया। वे किसान जो खेती में काम करते थे, लेकिन मालिकाना हक किनका था? जागीरदारों का था, जमींदारों का था। ऐसे में किसान के पास कुछ नहीं होता था। जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने सोचा कि भूमि सुधार कानून लाना चाहिए। इससे क्या होगा? जो बड़े लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं था, उनसे जमीन ले ली गई और किसको दे दी गई? किसानों को दे दी गई। किसानों को क्यों दे दी गई? क्योंकि मेहनत कौन करता था? किसान करता था। और उसी को भूमि वापस दे दी गई कि जो किसान की जमीन है किसी कर्जे के कारण साहूकार के पास चली गई थी, किसी और कारण से चली गई थी, मेहनत कर रहा है किसान और उसका लाभ ले रहा है जमींदार, इस प्रथा को हटाने के लिए काम किया गया। यानी कि जो मालिकाना हक है, जो जहां खेती करता था उसी को दे दिया गया। इसे भूमि पैमाइश कहा गया, ठीक है, या भूमि सुधार कहा गया। यहां तक क्लियर है? आगे देखो, छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े खेत भी बनाए गए, लेकिन ज्यादा बड़े खेत नहीं बनाए गए। खेत इतने ही सामान्य खेत बनाए गए। अब इसमें एक ड्रॉबैक निकला, क्या? कि जो चालाक जिम्मेदार लोग, जमींदार लोग थे, जो शोषण करते थे, उन्होंने क्या कर दिया कि भूमि सुधार कानून का एक फायदा उठा लिया। भूमि सुधार कानून कहता है कि एक व्यक्ति के नाम ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, लेकिन अन्य व्यक्तियों के हो सकती है। तो जमींदार लोगों ने क्या किया? अपने रिश्तेदारों के नाम इन जमीनों को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और ये जैसे ही रिश्तेदारों के ट्रांसफर जमीनें हुई तो जमीन वापस किसके पास रह गई? जागीरदार के पास ही रह गई, जमींदार के पास ही रह गई। जमींदार ने अपने सभी रिश्तेदारों के नाम करवा ली जमीन, नौकरों के नाम करवा ली
और अन्य लोगों के करवा ली, तो घूम फिर के भूमि सुधार कानून अच्छी तरह से लागू नहीं हुआ। इसका फायदा आम किसान को नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अब बताओ बेटा क्या पूछना है, कौन पूछ रहा था? ठीक है, अब देखो इसमें सूची, और ये नवी अनुसूची से संबंधित है, ये काम की चीज है। आपसे पूछा जाएगा भूमि सुधार कानून कब लाया गया, कौन सी अनुसूची में, तो ये है नवी। 8 अनुसूची तो थी मूल संविधान में। अब ये काम का है, नोट लगा के इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, है ना। 8 अनुसूची तो कहां थी, मूल संविधान में हमारे थी। नवी कब आई, 1951 में। कब आई, 1951 में आई, और उसका नाम क्या था, भूमि सुधार, जो हमने अभी अभी पढ़ा, है ना, भूमि सुधार। अब देख लो ये भूमि सुधार किससे संबंधित है, नवी अनुसूची से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। भूमि सुधार कौन से अनुसूची में था, नवी अनुसूची में था। कब लाया गया, 1951 में लाया गया। 10वीं थी दल बदल से 85 में, क्या थी, दल बदल से संबंधित। 11वीं है पंचायती राज से संबंधित, है ना, 93 में लागू हुआ पंचायती राज। अगला देखो 12वीं नगरीय निकाय, या नगरीय प्रशासन से संबंधित है। अब ये ध्यान रखना, बने दोनों एक साथ ही थे। राजस्थान में 94 में 93 में लागू है, लेकिन देश में एक साथ ही लागू हुए थे 93 में। ठीक है, ये 4 चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, है ना। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। अभी वर्तमान में कितनी है, 12। ये तो किसमें है, मूल में। वर्तमान में कितनी है, 12। अब बताओ किसको दिक्कत आई, कोई सवाल पूछना है यहां से। 8 सूचियां किसमें थी, मूल संविधान में। नवी कब आई, 1951 में। सवाल लिखो, नवी अनुसूची, नवी अनुसूची कब जोड़ी गई, तथा इसका संबंध किससे था। नवी अनुसूची कब जोड़ी गई तथा इसका संबंध किससे था। अगला लिखो, दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है। बस इतना ही, यहां भूमि सुधार हुआ अपना कंप्लीट। अब देखो जोनिंग। हाँ, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट अपनी क्लास में, है ना, टॉपिक याद रखते हैं, जरूर याद रखा करो, नहीं तो रह जाएगा टॉपिक, है ना। कई बार बीच में अगर कोई टॉपिक छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो रह ही जाता है। इसीलिए ऐसा कोई टॉपिक रह नहीं जाए, आप जरूर ध्यान रखना किताब में, है ना। खाद्य संकट देखो, वैसे तो मैं एक एक टॉपिक देखता हूँ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, लेकिन मानवीय भूल है, अगर मैं भूल जाऊं तो आपको जरूर याद रखना है कि ये बिंदु नहीं हुआ है। देखो खाद्य संकट, खाद्य संकट क्या था, 1940 से या 50 से 60 में बुरे हालात थे, आप जानते हैं अच्छे से। हमने युद्ध लड़ लिए, कब का, 1948 में लड़ा, 1962 में लड़ा, 1965 में लड़ा। 2 युद्ध तो 3 सालों में लड़ लिए।
समझ रहे हो मेरी बात? 50 से 60 के दशक में या 70 कर लो इसको, अगर 70 तक हम देखें तो 2 युद्ध तो हमने तुरंत ही लड़ लिए। 62 वाला तो लड़ा किससे? चीन से। और 65 वाला कहां से लड़ा? पाकिस्तान से। और इस समय हमारे साथ समस्या थी जोनिंग। क्या था? जोनिंग। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, याद रखना, है ना? क्या था? खाद्यान्न के मामले में या खाद्यान्न के मामले में इलाकाबंदी। खाद्यान्न के मामले में इलाकाबंदी लिखना मत, मैं बता रहा हूं क्या होता है इलाकाबंदी। अब देसी भाषा में समझो, दो राज्यों के मध्य खाद्य फसलों का व्यापार बंद था। समझ में आ रही बात? इसे ही जोनिंग कहा गया। देखो क्या था कि बिहार उत्तर प्रदेश को अनाज नहीं बेच सकता, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को नहीं बेच सकता, महाराष्ट्र गुजरात को नहीं बेच सकता, यानी कि अपना उगाओ और अपना खाओ भाई, ये सिस्टम था। इसे ही क्या कहा गया? जोनिंग कहा गया। आवाज आ रही है बेटा? बताओ किसके समझ में नहीं आया? क्या था मामला कि स्थानीय उत्पादन का यूज स्थानीय होना है। और ये कौन सा स्थानीय है? खाद्यान्न फसलें। समझ में आ रही है? खाद्यान्न फसलें अच्छे से दीपक जी सर ने बताई होंगी कौन कौन सी होती है ना? तो वो सारी जो खाने पीने की चीजें हैं, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ये सब, इनका क्या नहीं हो सकता? व्यापार नहीं हो सकता। एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भेजा जा सकता। राज्य को बंद कर दिया गया, भैया तुम्हारे जितना होगा उतना ही खाओ, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या था? कि दूसरे राज्य पर बोझ नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो, है ना, ये 2 पुल हैं, एक पे तो है गर्ल्स, एक पे है बॉयज। किसका हाथ पुल टूटेगा भाई? बॉयज वाला। गर्ल्स वाला तोड़ देते हैं, है ना? ये पुल टूट गया तो ये कहाँ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। तो इधर क्या पड़ जाएगा? डबल वेट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऐसे मान लो ये 2 राज्य मान लें, है ना, इसको कर लो आप राजस्थान और इसको कर लो पंजाब। राजस्थान में पड़ गया अकाल, तो ये राजस्थान वाले खाद्यान्न कहाँ से लाएंगे? पंजाब से लाएंगे, है ना, या महाराष्ट्र से लाएंगे, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से लाएंगे। तो इस राज्य पे तो डबल बोझ पड़ गया ना। एक तो ये थे ही थे खुद, है ना, एक तो इनके लोग तो है ही है, पंजाब के लोग तो पंजाब से खाद्यान्न लेंगे ही लेंगे। दूसरे गिफ्ट में कौन आ गया? राजस्थान आ गया। तो ऐसे में मामला हो जाता है गड़बड़। ऐसे देखो इसको, बॉम्बे घूमने चलते हैं अपन, है ना, फिर समझ में आ जाएगा ये। कहाँ चलते हैं अपन? बंबई चलते हैं। अब आप देखो, बंबई बड़ा महानगर है, एक तो बंबई के लोग वहां हैं, महाराष्ट्र के लोग पूरे महाराष्ट्र के वहां हैं, यूपी से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ। राजस्थान से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ। तो बिहार से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ। गुजरात से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से। लेकिन आप देखो पूरे देश से कहाँ जा रहे हैं? बंबई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? रोजगार के साधन हैं ज्यादा, यही बात है। टाइल्स का काम करने जाते हैं और बहुत सारे काम करने जाते हैं, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। तो क्या इन राज्यों का बोझ इन पे नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा? ऐसा ना हो इसीलिए क्या लाया गया था? जोनिंग लाया गया था। इससे इलाकाबंदी या खाद्य सामग्री के व्यापार का स्थानीय यूज करने की बात कही गई थी। बता बेटा किसके समझ में नहीं आया? क्लियर है? निकिता है क्या अभी भी क्लास में? निकिता ने पूछा था ये सवाल। निकिता आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब देखो दूसरी चीज, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? खाद्य संकट। अब हम ये देखेंगे कि खाद्य संकट के कारण क्या थे। देखो पहला तो ये कारण आ गया, है ना, और ये उदाहरण कहाँ का है? बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। बिहार देखो, एक तो
वैसे ही आप जानते हो बाढ़ क्षेत्र है ना, कोसी नदी वगैरह देख लेना आप कौन सी आती है यहाँ, ज्यादातर क्या रहता है, बाढ़ क्षेत्र रहता है। और बाढ़ फसल के लिए क्या है, जहर का काम करता है ना, डुबा देता है फसल को। तो यहाँ ज्यादातर तो नष्ट वैसे हो जाती है। दूसरा यहाँ और भी ज्यादा दिक्कत क्या है कि यहाँ स्थायी खेती नहीं होती, परमानेंट खेती नहीं होती। कभी मौसम का तकाजा है, कभी तूफान आ जाता है, कभी क्या ऐसा होता है। इस साल कौन से दशक में, इसमें डेट दे रखी है 67 के आसपास, 1/3 अनाज ही हुआ। होना चाहिए था 100%, लेकिन हुआ कितना, 33%। एक तो ये दिक्कत, ऊपर से हमने क्या लगा दिया, जोनिंग, यानी कि एक तो हुआ भी कम है, ऊपर से हमने इलाका भी बंद कर दिया कि आप भाई बाहर से नहीं खरीद सकते, तो बेचारे मरेंगे थोड़ी ना, बिहार वाले खाएं तो कि खाना तो उनको भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या उत्पन्न हो गया, खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। समझ में आ रहा है कि जो जोनिंग की व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही थी, और समस्या क्या आ गई कि ज्यादातर मामलों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कौन से मामलों को, व्यापारिक मामलों को। और व्यापारिक मामलों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई कि एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार बंद कर दिया। एक दूसरा, बिहार में उन दशकों में काम भी नहीं हुआ, खेती भी नहीं हुई। तो दूसरा, तो ये दो कारण तो सीधे सीधे खाद्य संकट के हमें नजर आते हैं। तीसरा और देखो, तीसरा यहाँ पर क्या हुआ कि आप जानते हैं भारत की स्थिति ज्यादा खराब थी, इसीलिए हमें अमेरिका से मदद स्वीकार करनी पड़ी। कहां से, अमेरिका से। यहां से आता था लाल गेहूं, है ना, जो जानवरों के खाने लायक था, लेकिन हमें मजबूरी में इसे लेना पड़ा। ये लाल गेहूं हमारे लिए मजबूरी थी। इससे अमेरिका क्या चाहता था कि भारत क्या अपनाए, पूंजीवाद अपनाए। अमेरिका क्या कह रहा है कि भारत क्या अपनाए भाई, पूंजीवाद अपनाए। देखो तीसरा संकट, एक तो क्या लो आप, खाद्यान्न लो, ऊपर से दिक्कत क्या कि आप क्या अपना लो, पूंजीवाद अपनाओ। ये प्रेशर कौन डाल रहा है, अमेरिका। तो ये तीसरा संकट ये लो। अब इन सब के कारण हमने क्या अपनाई थी, हरित क्रांति। ठीक है, सवाल लिखो, खाद्य संकट को स्पष्ट कीजिए। और ये डेट थी बिहार में संकट की 65-67 ही है ना, 67 ही है। सवाल लिख लो, खाद्य संकट को स्पष्ट कीजिए। बेटा इसमें से कुछ पूछना है क्या, क्लास कंप्लीट होने वाली है। ठीक है।